12,700 स्टार्टअप्स बंद हो गए पूरे देश में। ग्रोथ में हमारा प्रोडक्शन केवल 14% रह गया है। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया बन गया है। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त खाना खिलाते हैं, तो ये खाना कहाँ जा रहा है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूखमरी में भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। लोगों को मिल रहा है, या आप जिन्हें मित्रों मित्रों कहते हैं उनके गोदाम भर रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग समिति ने ये निर्णय लिया कि हम अपने पदाधिकारियों के चयन की पद्धति में बदलाव लाएंगे, और उसके पीछे का कारण ये है कि आज कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि निर्णय अगर बंद कमरों में बैठकर होते हैं तो उससे संगठन बहुत कमज़ोर होता है। और ये शैली खास तौर से आप देखेंगे तो आपको भाजपा के राज में ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का मॉडल यही है कि केवल अपने मन की बात सुनाते रहो, दूसरे के मन की बात जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि मामा जी को ठिकाने लगाने के लिए एक नया चेहरा ले आए, क्योंकि वो अपने समकक्ष भी किसी को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। राहुल जी बिल्कुल इससे इतर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनता के बीच जाकर जन जन की बात सुनो और फिर निर्णय लो। तो पहला लक्ष्य जो है संगठन सृजन अभियान का वो ये है कि हम निर्णय का विकेंद्रीकरण कर सकें, उसे डिसेंट्रलाइज कर सकें। ब्लॉक मंडल लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं की जनता की बात सुनकर फिर हम निर्णय लें पदाधिकारियों के चयन में। और दूसरी बात है कि हम मजबूत जिलाध्यक्ष बनाएं जो कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करें और कांग्रेस को मजबूती दें। अब जिलाध्यक्ष किस तरीके का होना चाहिए, इस पर राहुल जी ने ये बात कही कि जनवादी नेता हो, जनमुखी राजनीति करता हो, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको समझता भी हो, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, इन सब की बात को जनता के बीच में पहुंचा सके। और ख़ास तौर से उज्जैन जैसे शहर में जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, कांग्रेस का परचम मजबूती के साथ लहराकर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाए। तीसरा लक्ष्य जो है वो ये है कि हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से और निचले स्तर तक जाएं। हम ब्लॉक अध्यक्ष समिति बनाएं, हम वार्ड समितियां बनाएं, हम पंचायत स्तर पर गांव तक भी पहुंचने का काम करें। तो ये 3 बड़े लक्ष्य लेकर हम आगे चल रहे हैं। और जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि ध्वंसावशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए सुमन, फिर नए उपवन, फिर नए भवन, फिर नए सृजन हो जाते हैं। तो एक नई शुरुआत है अच्छे लक्ष्य के साथ, और मैं समझती हूँ कि 2028 में इसके बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस पार्टी को देखने के लिए मिलेंगे। 30 जून तक सभी पर्यवेक्षक हर जिले में जो कांग्रेस के AICC द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसके 1 महीने के भीतर मुझे लगता है कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैम, बिहार में आपको लगता है कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है? देखिए, भाजपा का ठगबंधन जो है वो बिखरने की कगार पर है। 11 साल की जो विफलताएं मोदी जी की हैं उनका भार वो अपने कंधे पर ढोते हुए जा रहे हैं। नीतीश बाबू का ये हाल है कि जनगण मन राष्ट्रगान हो रहा है और वो किसी के सर पे गमला उठा के रख रहे हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता बची है कि नहीं बची है, आज इसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। पर हाँ, मोदी जी की मौका परस्ती, मोदी जी की संवेदन शून्यता, और मुझे लगता है मोदी जी की साम दाम दंड भेद करके राजनीतिक पद हथियाने की जो ताकत है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसकी कोई सीमा पार कर ही नहीं सकता। इसीलिए राहुल गांधी पहलगाम में अटैक के बाद पहलगांव जाते हैं और मोदी जी बिहार की रैली में जाते हैं। पर बिहार की जनता ये पूछ रही है कि बिहार की रैली में जाकर भी पाकिस्तान का नाम लेने से मोदी जी क्यों बचते रहे। आज बिहार में गिराने के लिए मोदी और नीतीश के ठगबंधन के पास कुछ नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे समय पर और निकल कर आएंगी, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो। हर जगह पर आज तक बिहार को स्पेशल स्टेटस तो मोदी जी दे नहीं पाए। अब किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले से ही बड़े समन्वय के साथ हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं राजद के साथ, और इस बार जो पिछली बार चूक रह गई उसे बिल्कुल दूर करके बिहार में एक सशक्त सरकार बनेगी कांग्रेस और राजद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति निष्क्रिय है राजनीति में, जो काम नहीं कर रहा है, जो पद पर बैठा है लेकिन जनता के बीच तक पहुंच नहीं रहा है, जो एक बड़ा लक्ष्य गांधी जी ने दिया था
कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है। अंतिम तो छोड़िए, वो अग्रिम 2 व्यक्तियों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिसके अंदर सामाजिक न्याय की दृष्टि नहीं है, जो गांधी नेहरू की विचारधारा से विमुक्त है। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति अगर पद पर बैठा है तो उसे हटना चाहिए। पर राहुल गांधी जी ने जो घोड़ों की उपमा दी, उसी के तमाम तर्क निकाल कर दिए जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि जो कांग्रेस के रेस के घोड़े अस्तबल में बंधे रह गए, आज अस्तबल से निकालकर उनको रेस के मैदान में लाने की हमें ड्यूटी मिली है और उसे हम परिपक्वता के साथ निभाएंगे। सब बेकार चला जाए, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और एक वो गंगा पुत्र स्वयंभू महामानव विश्व गुरु प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ रुपया लगाकर गंगा जी को साफ करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी सरकार को, आप भी जानते हैं। 200 करोड़ रुपए यहाँ शिप्रा नदी के साफ करने के लिए एक डाइवर्जन पाइपलाइन लगाई जाती है जो बंद हो जाती है। सारा गंदा मैला जहरीला पानी मोक्षदायिनी शिप्रा जी में मिल जाता है। क्यों हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। वहां मोदी जी सेना की वर्दी पहनते फैंसी ड्रेस की तरह। हम आपको पता होगा शायद, कहीं से मोदी जी तो सीमा पे लड़ने के लिए नहीं गए, किसी बटालियन में शामिल नहीं थे, पर उनकी फोटो हर पेट्रोल पर, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे के पेट्रोल पंप पर वर्दी मोदी जी ने धारण की हुई है फोटो खिंचाने के लिए। ये सेना का सम्मान है। और जब मोदी जी ताली बजाकर कहते हैं दीदी और दीदी, सोनिया जी के लिए कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, शशि थरूर की पत्नी के लिए कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, रेणुका चौधरी जी के लिए संसद में खड़े होकर कहते हैं शूर्पणखा है, तो यहां उनकी सरकार के मंत्री क्या कहेंगे? विजय शाह कहते हैं देश की जाबाज बेटी को सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, व्योमिका सिंह के लिए नहीं कहा। तो सेना की कोई पदाधिकारी अगर मुसलमान होगी तो उसे आतंकवादियों की बहन बता दोगे और मोहन यादव के मुंह पर ताला लग जाएगा, दही जम जाएगा, होठ सिल जाएंगे, कह देंगे जी कोर्ट में मामला लंबित है। अरे जबलपुर के बेंच ने ही कहा कि लूली लंगड़ी एफआईआर लिखी है पुलिस ने, पुलिस किसके अंतर्गत आती है? ये डबल इंजन की सरकार यहां कर रही है। बेशर्मी की इंतहा हो जाती है जब जगदीश देवड़ा कहते हैं कि देश की सेना को मोदी जी के पांव के ऊपर नतमस्तक होना चाहिए और देश को भी नतमस्तक होना चाहिए। मैंने मोदी जी का उदाहरण इसीलिए दिया कि जब मोदी जी स्वाद रचने के लिए, नौटंकी करने के लिए अगर सेना की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके नीचे के लोग क्या करेंगे? 26/11 हुआ, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया कांग्रेस पार्टी ने, और मोदी जी ने किसका इस्तीफा लिया? अमित शाह जी पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विजय शाह मस्ती में घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, वही हाल जगदीश देवड़ा का है। तो ये सवाल बार बार पूछना न सिर्फ विपक्ष की प्रवक्ता के नाते बल्कि इस देश की नागरिक के नाते मैं समझती हूं कि ये पहला अधिकार, पहला कर्तव्य है। और अब छोटी सी बात, क्योंकि 11 साल हुए, आपको याद होगा सिंदूर बांटने का काम करने वाले थे पहले, इतनी फजीहत हुई, महिलाओं ने कहा घर आओगे तो हम दौड़ा दौड़ा के बेलन लेके खड़े हैं, दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, तो खुद ही वापस ले लिया और कह दिया हमने तो कभी कहा ही नहीं था। तो ट्रंप और ट्रेड के दबाव में जो सिंदूर का सौदा करने के लिए तैयार हैं, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि वो मोदी जी अगर उनकी कोई भी उपलब्धियां थी तो 11 साल में एक भी प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? और आप कृपया ये सवाल लिखिए, क्योंकि आप लोगों की प्रासंगिकता तभी तो बनेगी ना जब नेता प्रेस वार्ता के लिए बैठे होंगे बात करने के लिए। मोदी जी ने 17 मई 2019 को एक बार प्रेस के सामने बैठने का काम किया। उसमें एक बड़े चैनल की पत्रकार ने सवाल पूछा तो मोदी जी ने कह दिया अमित शाह जवाब देंगे। तो जब तक टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा होगा, जब तक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होगा, मोदी जी मुंह नहीं खोलेंगे। और मैं तो कहना चाहती हूँ 11 साल के रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी को मिलता है एक बड़ा सा सिफर, यानी 0, 0, नील बटा सन्नाटा। और वो इसलिए क्योंकि आज देश में महंगाई की मार है, अर्थव्यवस्था बंटा धार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है,
29 बड़े रेल हादसों की लंबी कतार है। दलितों अल्पसंख्यकों पर बढ़ता जा रहा अत्याचार है। चीन पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ बार बार है। कमजोर पड़ रहा हर संवैधानिक अधिकार है और इस पर हजारों जुमलों की बौछार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। और मैं समझती हूँ कि आज 182 मीटर की ऊंचाई से सरदार पटेल यूं देख रहे होंगे ना, तो भी उन्हें कहीं अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। और वो कैसे कर रही है? 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त खाना खिलाते हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूखमरी में भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। तो ये खाना कहाँ जा रहा है? लोगों को मिल रहा है या आप जिन्हें मित्रों मित्रों कहते हैं उनके गोदाम भर रहा है? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया बन गया है। केवल 2024 में 12,700 स्टार्टअप्स बंद हो गए पूरे देश में। शौचालय 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 कह रहे हमने तो हर घर में शौचालय बना दिया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि भारत में दलित और आदिवासी लोगों में 20 से 24 अंक शौचालय के इस्तेमाल में गिरे हैं। वो इसलिए क्योंकि शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, जेब है पर पैसा नहीं, वाहन है पर पेट्रोल डीजल नहीं, थाली है पर खाना नहीं, जीवन है पर खुशी नहीं। ना 15 लाख मिले, ना 2 करोड़ आए, नौकरियां मिली, ना स्मार्ट सिटी बनी 100, ना पेट्रोल और डीजल जो 57 रुपए का था अब तो 54 रुपए का था 87 पहुंच गया, ना 40 रुपए पे लाने की बात कही, ना रुपए और डॉलर का भाव बराबर हुआ। मोदी जी कहते थे चीन को आंख दिखाएंगे, टमाटर लाल आंख दिखा रहा था, प्याज खून के आंसू रुला रही थी। यूपीए सरकार के समय महंगाई डायन थी, आज महंगाई डार्लिंग हो गई। हाल ये है कि हमारे समय पर बटुए में पैसा लेके जाते थे, थैले में सामान आता था। आज महंगाई की हालत इतनी है कि थैले में पैसा लेकर जाते हैं, बटुए में सामान आता है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, इतनी बेरोजगारी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों को इस्तीफा देना पड़ गया कि ये तो आंकड़े नहीं बता रहे, हमें शर्म आ रही है। कोविड में कितने लोग मरे इसका आंकड़ा नहीं दे पाए मोदी जी, सब छुपाते रहे छुपाते रहे छुपाते रहे। 370 370 370 कश्मीर शांत हो गया, जम्मू कश्मीर। अटल बिहारी जी का नारा था जमहूरियत इंसानियत कश्मीरियत, क्या हुआ उसका? मजाक बन के रह गया। आरडीएक्स कैसे अंदर आया आज तक जवाब नहीं मिला। पहलगांव में आतंकी 200 किलोमीटर अंदर आ गए, किसकी चूक थी? वही चूक जो आपने बोली, कोई जवाब नहीं मिला। आप आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर देश में लाए, पाकिस्तान बार बार हमारी पीठ पे छुरा घोंपता रहा। क्यों जयशंकर ने जाकर पाकिस्तान को बता दिया कि हम अटैक करने वाले हैं? क्यों ट्रंप बार बोल रहे हैं कि हमने तो दबाव डाला, ट्रेड और व्यवसाय के चक्कर में मोदी जी मान गए, और मोदी जी ने एक शब्द में खंडन नहीं किया आज तक। कांग्रेस, सवाल पूछो तो कांग्रेस पे उल्टा लांछन है। कांग्रेस की नाव खबर में सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो ना हो, मोदी जी के पास 56 इंची छाती तो है। तो वो मॉडल जो ऊपर चल रहा है वही मॉडल मध्य प्रदेश में चल रहा है, और इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी समझते हैं कि संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है। संगठन सृजन अभियान से नए एक नव निर्माण कांग्रेस का करने का मध्य प्रदेश में हमने बीड़ा उठाया है, वो हम करेंगे। मध्य प्रदेश की और देश की जनता को ये सारी जो दिक्कतें हैं, सारी तकलीफ है, पीड़ा है, इससे दूर करने का काम करेंगे। और उसी मंत्र के साथ जो राहुल जी ने हमें दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हिंसा, विध्वंस, सांप्रदायिकता, नफरत, इससे ना अच्छे दिन आएंगे, ना किसी का विकास होगा, और ना ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। वो कहा जाता है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गए, जो डूब गए सो पार। तो मोहब्बत के नेता का जो संदेश है वो लेकर मैं आपके पास आई, और अब आपके जो भी प्रश्न हैं मैं
प्रयास करूंगी कि मैं उनका जवाब दे सकूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।